गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विनायक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सतीश पाराशर आज आपके साथ चौथा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चौथा चैप्टर है अपना विद्युत धारिता। विद्युत धारिता, ठीक है। विद्युत धारिता ये टॉपिक है, हेडिंग है। इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है अपना वो है चालक एवं विद्युत रोधी। देखिए, चालक और विद्युत रोधी, सबसे पहले अपन देखते हैं कि चालक क्या होते हैं। तो चालक वे पदार्थ होते हैं, लिख लीजिए आप लोग, इसमें ए पॉइंट डालें अपन। चालक, चालक क्या होते हैं? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का चालन होता है, अर्थात आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होता है, चालक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे चांदी है, आपके तांबा है, चांदी है, तांबा है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, लोहा, पारा, नमक, नमक का विलयन, अम्ल, क्षार, मनुष्य का शरीर एवं पृथ्वी, ये सभी क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे कई बार आदमी की करंट लग जाता है ना, कोई दूसरा आदमी उसको छू लेता है तो उसके में करंट आने लग जाता है। इसका मतलब विद्युत जो अपना जो शरीर होता है वो भी विद्युत का सुचालक होता है। तो वे पदार्थ जिनमें धारा का चालन आसानी से हो सकता है उनको अपन चालक कहते हैं। अब सेकंड आता है अपने पास विद्युत रोधी। विद्युत रोधी को कभी कभी अपन कुचालक भी कहते हैं, कुचालक या फिर अचालक भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो इसकी परिभाषा जस्ट अपोजिट हो जाएगी। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का चालन नहीं हो पाता है, वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का चालन नहीं हो पाता है उन्हें कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। उन्हें कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, देखिए उदाहरण के लिए कांच हो गया, आपके प्लास्टिक, रबड़, एबोनाइट। कांच, प्लास्टिक, रबड़, एबोनाइट। सूखी लकड़ी, अगर गीली लकड़ी होगी तो क्या होगी? सुचालक होती है, और सूखी लकड़ी होगी तो क्या होगी? कुचालक होती है। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? कुचालक के होते हैं। इसके अलावा एक तीसरा पदार्थ भी होता है, इसको अपन अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक क्या होता है? चालक और विद्युत रोधी के बीच का पदार्थ है, ना तो वो पूरी तरह से चालक है, ना ही वो विद्युत रोधी है। उस तीसरे पदार्थ के बारे में अपन 16वें अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पर अपन देखेंगे इनकी चालकता के आधार पर डिफरेंस। चालकता इसकी ज़्यादा होती है, इसकी बहुत कम होती है, और ये बीच में होता है, इसलिए इसका नाम अर्धचालक यानी आधा चालक रख दिया अपन। जैसे कोई चीज़ है अपने पास, मान लो ये पूरी 1 है और ये 0 है और ये 1/2 है, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया? आधा हो गई।
ऐसे ये कुछ इसकी चालकता सबसे ज़्यादा होती है, इसमें आराम से चालन होता है। तो यहाँ पर चालन बैंड के द्वारा अपन 3 विभागों में विभाजित करेंगे, उस 16 चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, मुक्त एवं बद्ध आवेश। मुक्त एवं मुक्त एवं बद्ध आवेश। तो यहां पर अपन को ये समझने की जरूरत है कि कोई पदार्थ चालक है, अर्थात विद्युत का चालन कर पा रहा है, तो उसका क्या रीजन है, और कोई पदार्थ कुचालक है यानी विद्युत का चालन नहीं कर पा रहा है, तो उसका क्या रीजन है। तो उसका रीजन है मुक्त एवं बद्ध आवेश। एक्चुअली क्या होता है, जैसे अपने पास एक परमाणु है, अब इस परमाणु में अंदर होता है नाभिक और बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में भी कई कक्षाएं होती हैं, एक अंदर वाली कक्षा, एक बाहर वाली कक्षा, एक और बाहर वाली, सबसे बाहर वाली। तो ये जो नाभिक होता है, नाभिक पे होता है धनावेश यानी प्रोटॉन्स होते हैं। इन प्रोटॉनों का इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर क्या होता है, आकर्षण बल होता है कूलाम बल के अनुसार। तो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे आकर्षण बल कम होता है क्योंकि दूरी ज़्यादा हो जाती है। और F बराबर क्या होता है, K(Q1Q2)/R²। अगर दूरी ज़्यादा है तो बल कम हो जाता है। तो ये गुण क्या होता है, जो धातु होते हैं ना उसमें ये दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर जो कूलाम बल है वो बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस नाभिक की पकड़ से बाहर हो जाते हैं, यानी ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये इस कक्षा से बाहर निकल जाते हैं और मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। उन्हें अपन कहते हैं मुक्त आवेश। जो नाभिक की पकड़ से, नाभिक के आकर्षण से दूर हो जाता है, फ्री हो जाता है, उसको अपन कहते हैं मुक्त आवेश। और जो नाभिक के आकर्षण क्षेत्र में होता है, अब नाभिक के आकर्षण में होगा तो ये आराम से चल नहीं सकता है, इससे बंधा हुआ है। तो बंधा होने की वजह से क्या होता है, ये चल नहीं कर पाता है। चल नहीं पाता तो विद्युत का चालन नहीं कर पाता। विद्युत का चालन कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन, देखो चलेगा कौन, इलेक्ट्रॉन ही चलेगा। जैसे अपना मान लीजिए ये करंट है, तो करंट में क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को अपन धारा कहते हैं। करंट क्या होता है, धारा। तो आवेश प्रवाह की दर को, यानी आवेश बहता है। आवेश में क्या बहता है, इलेक्ट्रॉन बहता है। और इलेक्ट्रॉन मान लीजिए अवेलेबल ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन कैसे बहते हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इधर से दिया तो एक ये इलेक्ट्रॉन आगे वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, वो आगे वाला आगे वाले को देगा, इस तरह से चलता है। जैसे इसको ऐसे मान सकते हैं कि एक नली में अपन ने पानी भर रखा है, अब क्या करना है अपने को, इधर से उधर पानी पहुंचाना है। तो इधर से पानी डालेंगे तो उधर जो पहले से पानी भरा हुआ नली में उधर से निकल जाएगा। तो ऐसे होता है धातु के अंदर। अपन ने जैसे करंट चालू करा तुरंत ही करंट अपना चालू हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि उसमें करंट बहने में बहुत टाइम लग गया। नली अगर पानी से नहीं भरी होती तो क्या होता, उसमें टाइम लगता, पहले नली भरती फिर उसके बाद में क्या होता, पानी पहुंचता। लेकिन अगर पहले से भरी हुई है, पहले से भरी हुई का मतलब किसी पदार्थ में पहले से इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, तो क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा उधर से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और ऐसा किसमें होता है, धातुओं में होता है। जितने भी धातु होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन उसकी नाभिक की पकड़ से दूर होते हैं, तो उन्हें अपन कहते हैं मुक्त आवेश। और जिसमें नाभिक की पकड़ में होते हैं आवेश, उनको कहते हैं अपन बद्ध आवेश। तो कुछ चालकों के अंदर क्या पाए जाते हैं, बद्ध आवेश पाए जाते हैं, और चालकों में क्या पाए जाते हैं, मुक्त आवेश पाए जाते हैं। तो इसमें लिख लीजिए, वे आवेश जो नाभिक की पकड़ में होते हैं, अर्थात नाभिक के आकर्षण बल के प्रभाव में होते हैं, नाभिक के आकर्षण बल के प्रभाव में होते हैं, बद्ध आवेश कहलाते हैं।
जबकि धात्विक चालक पदार्थों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा ब्रैकेट में लिख लीजिए संयोजी कक्षा, संयोजी स्तर, परमाणु की बाह्यतम कक्षा संयोजी स्तर ब्रैकेट क्लोज के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण, के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण दुर्बल होता है। इन्हें मुक्त आवेश कहते हैं। अब देखते हैं अपन परावैद्युत पदार्थ एवं ध्रुवण। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी परावैद्युत पदार्थ परावैद्युत पदार्थ एवं ध्रुवण। देखिए परावैद्युत पदार्थ कौन से होते हैं, सबसे पहले देखते हैं अपन परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ भी एक तरह से कुचालक पदार्थ ही होते हैं। कुचालक पदार्थ क्या होते हैं? जिनमें आवेश का चालन नहीं होता। तो परावैद्युत पदार्थ भी एक तरह से कुचालक पदार्थ ही होते हैं। सिर्फ इसमें क्या फ़र्क होता है कि जब विद्युत क्षेत्र के अंदर इनको रखा जाता है परावैद्युत पदार्थ को, तो ये कुछ विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, जबकि कुचालक पदार्थ नहीं दर्शाते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? विद्युत क्षेत्र में विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है कुचालक में और परावैद्युत। दोनों ही कुचालक होते हैं, एक तरह से आवेश का चालन नहीं करते हैं। लेकिन परावैद्युत पदार्थ वो होते हैं जो कुचालक तो होते हैं, लेकिन अगर उसको विद्युत क्षेत्र में आप रख देंगे तो वो ध्रुवित हो जाते हैं, कुछ विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। तो उसको अपन परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो परिभाषा लिख लीजिए। वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते, वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स लिख लीजिए इसके उदाहरण। एबोनाइट, मोम, कागज। एबोनाइट, मोम, कागज। अब्रक, कागज, अब्रक। अब्रक एक तेल होता है एक तरह से, अब्रक तेल जो ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं अपन। ट्रांसफार्मर में तेल टिपकता रहता है ना, कई बार देखा है क्या आपने? उसको बोलते हैं अब्रक का तेल। सुना है। अब्रक तेल आदि। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, नीचे लिखिए। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं।
परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए अध्रुवीय परावैद्युत, ये शुरू अध्रुवीय की जगह ध्रुवीय कर लो इसको, ध्रुवीय परावैद्युत। पहला लिखो ध्रुवीय परावैद्युत। तो नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें ध्रुवण होता है, ठीक है। ध्रुवण कैसे होता है, इसमें जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पहले चैप्टर में मैंने बताया था। तो वो क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, कि दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर रखे होते हैं, तो उसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों की मध्य की दूरी के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर ध्रुवीय के अंदर क्या होगा कि इसका जो परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसके अंदर, तो इसको ध्रुवीय कहेंगे। और अध्रुवीय में ऐसा नहीं होता है। तो ज़्यादातर इसमें ध्रुवीय में क्या होता है कि ऐसे परमाणु लिए जाते हैं जो दो अलग अलग परमाणु होते हैं, जिसके अंदर ऐसे अणु लिए जाते हैं जिनमें दो अलग अलग परमाणु होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल HCl है। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। तो एक H परमाणु एक Cl परमाणु। अब ये केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा इसमें आप पढ़ते हैं कि इसकी होती है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। तो यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक सहसंयोजक बंध बनता है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड और सहसंयोजक बंध ये अलग अलग तरह के होते हैं। सहसंयोजक बंध में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का साझा ये करता है, एक इलेक्ट्रॉन का साझा, दोनों साझा करके एक बॉन्ड बना लेते हैं, उसको सहसंयोजक बॉन्ड कहते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये बेचारा होता है कमज़ोर। इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, छोटा सा परमाणु। ये Cl 17 होते हैं इसमें। तो ये 17 जो है इसको एक को डराते रहते हैं, धमकाते हैं, भाई साझा तो कर लिया इन्होंने। और साझा होने के बाद भी ये क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ खींच लेता है। तो खींच लेता है तो क्या होगा, इस पे ऋण और इस पे धन। तो ये आ जाता है द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। इनके बीच की दूरी तो वैसे ही बहुत छोटी होती है। तो द्विध्रुव आघूर्ण की पॉलिसी यही तो है कि दो समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर रखे हों तो उसको क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पे एक विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। और विद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन हमेशा कैसे होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ। तो ये आ गई इसकी विद्युत द्विध्रुव। तो ध्रुवीय परावैद्युत में क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव होगा, एक परिणामी विद्युत द्विध्रुव होगा। समझ में आ रही बात? हाँ, द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन, तो ये P होता है, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता कहाँ है, विद्युत द्विध्रुव में तो होता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, मान लीजिए बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो ये परमाणु कैसे होंगे, कोई कैसे पड़ा है, कोई ऐसे पड़ा है, मतलब इनकी कोई फिक्स डायरेक्शन कैसे भी हो सकते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। विद्युत क्षेत्र जब जीरो है, लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र आ जाएगा तो क्या होगा, जैसे विद्युत क्षेत्र लगा तो इसमें क्या होगा, प्लस में हमेशा बल का मान किधर लगता है, विद्युत क्षेत्र इधर है अपने पास। तो कोई भी आवेश होता है ना, प्लस आवेश, उसमें हमेशा बल किधर लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, F बराबर QE लगता है। और कोई भी माइनस आवेश होता है ना, उसमें विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र इधर है अपने पास, तो बल किधर लगेगा, F बराबर माइनस QE, विपरीत दिशा में बल लगता है। अब जैसे आपने विद्युत क्षेत्र लगाया तो ये जो अणु है वो क्या होंगे, सीधे हो जाएंगे। अब इससे क्या फर्क पड़ रहा है, देखिए
इस कंडीशन में अगर अपन देखें, एक अणु का अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखें तो आ रहा है अपने पास, एक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अपने पास आ रहा है, लेकिन बहुत सारे अणुओं का अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखें तो ये जीरो हो जाता है। किसकी उपस्थिति में? विद्युत क्षेत्र जब नहीं है तब। कैसे जीरो हो जाता है? मान लीजिए इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इधर है, तो इसका इधर आ गया, तो इसका इधर आ गया, इसका इधर आ गया, तो ये इस तरह से होते हैं कि एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो जब तक विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित रहता है तो सभी अणुओं का परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है। एक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित होता है, लेकिन सभी अणुओं का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि उनकी जो डायरेक्शन होती है वो अलग अलग होती है, रैंडम होती है, यानी कि अपन उसको क्या कह सकते हैं, कुछ फिक्स नहीं होता, मतलब किस डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान जीरो हो जाता है। लेकिन बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य नहीं होता, कुछ आ जाता है इसमें। तो समझ गए तीन बातें इसकी, तो लिख लीजिए इसको। सबसे पहला पॉइंट है ध्रुवीय परावैद्युत की परिभाषा लिखवा दी थी क्या मैंने, तो लिखो, ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश एवं ऋणावेश के जिनके अणुओं के धनावेश एवं ऋणावेश के वितरण केंद्र परस्पर संपाती न होकर पृथक पृथक होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। देखिए संपाती होने का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए ये दो अणु हैं H और H, H2 है, हाइड्रोजन गैस है, तो ये H और H है, दोनों के जो वितरण केंद्र है वो बिल्कुल सेंटर में होंगे, दोनों बराबर बराबर। लेकिन यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन अपन देखें तो हाइड्रोजन का परमाणु तो छोटा सा है बेचारा और क्लोरीन का बड़ा सा है, तो इनका जो वितरण केंद्र है द्रव्यमानों का वो संपाती नहीं होंगे, यानी इसका छोटा है इसका बड़ा है, तो इनका केंद्र जो है ना बीच में, तो बिल्कुल सेंटर में नहीं आके थोड़ा सा इधर आएगा अपने पास, है ना। तो इनका वितरण केंद्र एक जैसा नहीं होता। जैसे ये अपने पास HCl का एग्जाम्पल है, H2O भी ले सकते हैं अपन। H2O क्या होता है? जल। इसका जो डायग्राम है वो किताब से बना लो आप, ये वाला ना। जल में क्या होता है? ऑक्सीजन ये दो हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ पर भी आप देखें तो ये छोटा परमाणु है, ये बड़ा सा परमाणु है, फिर ये छोटा परमाणु है, फिर ये दो छोटे छोटे परमाणु हाइड्रोजन के। तो इनके भी अगर परिणामी विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन देखना चाहो तो ये माइनस, ये प्लस, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन क्या आएगी? इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ, तो परिणामी कहाँ आएगा? बीच में P। ये P1 है और ये P2। इसका डायग्राम किताब में बना हुआ है, उसको आप बना लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं। देखो,
पदार्थ के प्रत्येक अणु का, लिखो पहले, पदार्थ के प्रत्येक अणु का स्थायी नेट विद्युत द्विध्रुवागुण होता है। स्थायी नेट, नेट का मतलब पुल, स्थायी नेट विद्युत द्विध्रुवागुण होता है। एक अणु का देख रहे हैं ना अपन, इसका भी विद्युत द्विध्रुवागुण आया था, इसका भी आया था। एक अणु यानी प्रत्येक अणु का एक स्थायी नेट द्विध्रुवागुण होता है। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में पदार्थ का नेट द्विध्रुवागुण शून्य होता है। पदार्थ का नेट द्विध्रुवागुण शून्य होता है। इसका डायग्राम बना लेंगे। जो पहला दो डायग्राम बने हुए ना नीचे 4.2 में, उसमें पहला वाला डायग्राम बना लेंगे, जगह छोड़ दो। और लास्ट वाला पॉइंट देखेंगे इसमें, बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में पदार्थ का, बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में पदार्थ का नेट द्विध्रुवागुण, नेट द्विध्रुवागुण होता है। तो ये होता है अपना पास ध्रुवीय परावैद्युत। क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है इसकी? देखिए, सबसे पहले परावैद्युत पदार्थ क्या होता है? परावैद्युत पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा का चालन तो नहीं करते हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कुछ प्रभाव दर्शाते हैं, तो उसको अपन कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। उसमें ध्रुवीय परावैद्युत अपन ने पढ़ा, तो ध्रुवीय का मतलब है जिसके प्रत्येक अणु का द्विध्रुवागुण होता है, यानी इसमें अलग अलग अणु होंगे। एक तो जैसे HCl है, H2 है, H2O, तो इसमें अपन द्विध्रुवागुण देखना चाहें तो क्या होगा, ये Cl माइनस ये H प्लस, तो इसमें परिणामी द्विध्रुवागुण P आ रहा है। यहाँ भी अपन H2O में देखना चाहें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजनों के बीच में 109.28 डिग्री का एंगल होता है। केमिस्ट्री में आप देखना इस चीज़ को। यहाँ पर इसका द्विध्रुवागुण इधर आ रहा है, इसका इधर आ रहा है, तो दोनों का जो परिणामी है वो बीच में आएगा, तो इसका नेट द्विध्रुवागुण हो गया। अब देखते हैं कि जब विद्युत क्षेत्र नहीं है तो क्या होता है। ये देखो, इनकी डायरेक्शन अलग अलग दिशा में होती है, जैसे इस अणु की इधर है, इसकी इधर है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के द्विध्रुवागुण को जीरो कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर विद्युत क्षेत्र अपन लगा लें, तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर प्लस आवेश जो होता है उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, और माइनस आवेश जो होता है उसको विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। तो क्या होगा, ये प्लस आवेश है, इस पर बल लगा इधर, माइनस पर इधर, तो ये सीधे हो जाएंगे, संरेखित हो जाते हैं, एक ही रेखा में हो जाते हैं। अब एक ही रेखा में हो जाते हैं तो इनका परिणामी जो द्विध्रुवागुण है वो क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर ये जैसे मान लीजिए P1 है, ये P2 है, तो ये सब जुड़ जाएंगे, इसका परिणामी द्विध्रुवागुण प्राप्त हो जाता है जब अपन विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं। तो ये है अपने पास। इसमें नेक्स्ट हेडिंग जो देखेंगे अपन, चलो लिख तो लो एक बार, अध्रुवीय परावैद्युत। अध्रुवीय परावैद्युत। देखिए,
एक तो इसमें जो पॉइंट लिखवाया था मैंने कि पहले वाले में क्या लिखवाया था कि इनके वितरण केंद्र संपाती नहीं होते हैं। किसके? ध्रुवीय वाले के। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अलग अलग परमाणुओं से मिलके बनता है। लेकिन अध्रुवीय वाले में क्या होते हैं? इनके वितरण केंद्र संपाती होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एक ही परमाणु से मिलके बने होंगे। जैसे हाइड्रोजन है, अब एक ही परमाणु से मिलेंगे, दोनों की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो बराबर होगी और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहेगा और दोनों का वेट भी सेम ही है। तो इसमें लिख लीजिए इसकी परिभाषा, वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेशों एवं ऋणावेशों का वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेशों एवं ऋणावेशों का वितरण केंद्र एक ही बिंदु होता है। धनावेशों एवं ऋणावेशों के वितरण केंद्र एक ही बिंदु होता है। अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, जैसे H2, हाइड्रोजन H2, CO2, N2O2, H2CO2, N2O2, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स। सी में क्या होगा? सी ऐसे होता है, इसमें सी बीच में होता है, इधर एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन, बिल्कुल स्टेट में होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये ऋण है, ये प्लस है, ये ऋण है, ये प्लस है, तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे आया, यहाँ पर ऐसे आया, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया? 0 हो गया। और ये संपाती भी है, 2 ऑक्सीजन है तो बिल्कुल सेंटर में आएगा इसका। तो आज के लिए अपन इतना ही, कल पढ़ेंगे फिर बाकी।